बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये यूनिट नंबर 2 हमारा है और इसका आपको जो मेन सोर्स मिलेगा वो एफएससी बुक 1 का चैप्टर नंबर 2, ये हमारा मेन सोर्स है। इसके अलावा लिटिल बिट कुछ चीज़ें हैं आपको इसमें चैप्टर नंबर 20 से भी मिलेंगी। ठीक है, दैट इज जस्ट लाइक क्रोमोसोम एंड डीएनए एंड आरएनए। वहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 20 में भी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। तो खैर, जो सिलेबस इसका हमारे पास जो है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने इसमें से करनी है। चैप्टर नंबर 3 भी इसमें जो है वो इंक्लूडेड होगा। ठीक है, ये हमारे मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है वो इसमें होंगे। वन बाय वन जो है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिलेबस क्या है, जो चीज़ें हमने इसमें करनी है। ठीक है, सिलेबस को हम पहले बात कर लेते हैं और फिर जब हम बात करेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस करनी है। तो इसका जो हमारे पास सिलेबस है उसमें एक तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरी जो है इसमें हमारे पास लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है। ये कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स ये आपको टोटली चैप्टर नंबर 2 से मिलेंगी चीज़ें। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है, ये भी आपको चैप्टर नंबर 2 से मिलेंगी। तो ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन एक काउंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में जो बॉन्ड्स हैं वो जो है वो हमारे शामिल है दूसरे लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ वो टच हो जाएंगे। तो इसलिए ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 2 सारे का सारा हमारा सिलेबस का हिस्सा है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए ये आपको चैप्टर नंबर 2 से मिलेंगी। इसके अलावा ये आपको चैप्टर नंबर 20 से मिलेंगी। और उसके बाद एंजाइम्स। एंजाइम्स ऑलमोस्ट सारा चैप्टर ही है, इसमें करेक्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, लॉग एंड की मॉडल को भी, और फिर फैक्टर्स की भी बात करेंगे, इनहिबिटर्स की भी बात करेंगे। तो इसलिए चैप्टर नंबर 2 भी जो है वो हमारे पास तकरीबन कंप्लीट है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हमारे पास इसमें सिलेबस का हिस्सा हैं। तो हम इनको अब वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम इसमें जो है वो डिस्कस करते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमारी बात होने जा रही है वो जनरली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और कार्बोहाइड्रेट्स की होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के ऊपर। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं क्या? वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग थिंग बना रहे हैं। ठीक है, जो लिविंग थिंग का हिस्सा है, जो कॉन्स्टिट्यूंट है, जो केमिकल कंपोजिशन में आ रहे हैं। अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में आपने बात की थी बायो एलिमेंट्स की। तो बायो एलिमेंट्स ही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट्स ऑफ लिविंग थिंग आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट सॉरी मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग थिंग आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं? इनऑर्गेनिक भी हैं, ऑर्गेनिक भी हैं। मतलब पानी को देख ले, पानी हमारे पास एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ओके, ये सारे के सारे लिविंग थिंग का हिस्सा है। ठीक है, इसी तरह से आप कार्बोहाइड्रेट्स को देख लें, लिपिड्स को देख लें, प्रोटीन्स को देख लें, आरएनए को देख लें, डीएनए को देख लें। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे क्या है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही हैं। ठीक है, ये सब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। इससे पहले ये एक टेबल आपकी जो बुक 1 है उसके चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट पेज पे ये टेबल है, दैट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सेल। ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल और एक मेमिलियन सेल, उसकी कंपैरिजन किया हुआ है। ये हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। दोनों सेल्स का जो है वो हम कंपैरिजन करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दोनों सेल्स का जो है वो हम कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो है दोनों सेल्स को हम कंपेयर करते जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है जी, सपोज आपके पास which one of the following is the most abundant molecule of the cell? और ये आपके पास ये चार ऑप्शन है, वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और आरएनए। ये आपके पास चार ऑप्शन है और क्वेश्चन ये है आपके पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट molecule
ऑफ द सेल। कंफर्म ऑप्शन वाटर है, ठीक है। देखें खा वो मेमिलियन सेल है, खा वो आपके पास बैक्टीरियल सेल है, 70% वाटर। अब अगर वो स्पेसिफाई कर भी दे बैक्टीरियल या मेमिलियन सेल तो आंसर वाटर ही है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन वही चार है, तो फिर आपके पास ऑप्शन आरएनए होगा, सॉरी प्रोटीन्स मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक होगा। और अगर ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट आ जाए तो ऑप्शन आपके पास आरएनए होगा। अगर फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक आ जाए प्रोटीन होगा। अगर वो बैक्टीरियल सेल की बजाय मेमिलियन सेल की बात कर ले तो मेमिलियन सेल में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक प्रोटीन है, लेकिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। और अगर कलेक्टिव बात कर ले हम न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड देख लें बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो 7% है टोटल, और मेमिलियन सेल में जो है वो 1.35% न्यूक्लिक एसिड। तो ये चीज़ें इसमें क्वेश्चन में आपने स्टेटमेंट में देखना है क्या पूछा हुआ है, ऑर्गेनिक पूछा है कि इनऑर्गेनिक पूछा है, ये जनरल पूछा है, ठीक है, मेमिलियन सेल का पूछा है या बैक्टीरियल सेल का पूछा है, ठीक है। तो ये आपके सामने कंपोजिशन है, तो अब कंपेयर कर लें बैक्टीरियल सेल और मेमिलियन सेल में बहुत थोड़ा डिफरेंस है। उसमें देखें पानी दोनों में एक कितना, ठीक है, प्रोटीन इसमें 15% और बैक्टीरिया मेमिलियन में 18%। तो इसका मतलब है यूकैरियोटिक सेल have more proteins as compared to prokaryotic cell. Same thing. A eukaryotic cell have more carbohydrate level as compared to prokaryotic cell. ठीक है। सेम लिपिड्स में भी आप देख लें, लिपिड्स हैव मोर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आप समझ में थोड़ा सा ऑब्जर्व करें जरा। मेमिलियन सेल बड़ा है, बैक्टीरियल सेल छोटा है। अब हम कहते हैं कि डीएनए बैक्टीरियल सेल में है 1% और मेमिलियन सेल में है 0.25%। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया जी कि अमाउंट ऑफ डीएनए इज ग्रेटर इन, आपके पास ऑप्शन है जी बैक्टीरियल सेल और मेमिलियन सेल। तो अमाउंट ऑफ डीएनए कंफर्म है कि मेमिलियन सेल में ज्यादा होगी बैक्टीरियल सेल में। अब देखिए परसेंटेज देखें तो परसेंटेज तो आपको कम लग रही है। देखिए मेमिलियन सेल में परसेंटेज 0.25 है और बैक्टीरियल सेल में 1% थी। तो परसेंटेज, रिलेटिव परसेंटेज देखें तो मेमिलियन सेल में जो है वो डीएनए की परसेंटेज कम है बैक्टीरियल सेल की निस्बत। लेकिन साइज चूंकि मेमिलियन सेल का बड़ा है तो मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, अमाउंट की। एक अमाउंट मतलब अगर देखें सपोज आप चैप्टर नंबर 2 में ही अमाउंट्स ऑफ डीएनए वहां पर जो वो मेंशन है, ठीक है। तो आप बैक्टीरियल सेल में चूंकि एक ही क्रोमोसोम है और मेमिलियन सेल में देखें क्रोमोसोम कितने हैं और फिर उसमें डीएनए की जो अमाउंट है, मतलब एक सेल जो है वो है सपोज मैं कहता हूँ एक चीज है आपके पास जो है वो 10 किलोग्राम की और एक चीज है आपके पास 1 किलोग्राम की, ठीक हो गया। एक चीज पहले छोटी है, एक चीज बड़ी है। अब मैं कहता हूँ जी वो जो चीज 10 किलोग्राम की थी ना, उसमें उसमें 10% पानी है। तो इसका मतलब है 10% का मतलब हुआ कि उसमें कोई तकरीबन 1 किलोग्राम के वेट में कोई पानी मौजूद है। अब जो चीज मैं छोटी कह रहा था जो थी ही मैं पहले कही 1 किलोग्राम की, मैं कहता हूँ जी कि उसमें 50% पानी है। अब वो 50% पानी वजन उसका एक्चुअल 1 किलोग्राम है, 50% अगर आप निकालेंगे वो आधा किलो बनेगा। तो 50% उसका वो आधा किलो बन रहा है और दूसरी तरफ मैं देखूं तो जस्ट 10% ही वो इतना ज्यादा वजन बन रहा है, 1 किलो बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिलेटिव परसेंटेज के हवाले से बात हुई है, नॉट इन अमाउंट्स इन किलोग्राम्स और इन लीटर्स। यहाँ पर रिलेटिव परसेंटेज की बात हुई है, ठीक है। बावजूद इसके कि अमाउंट ऑफ आरएनए 6% है बैक्टीरियल सेल में और 1.1% है मेमिलियन सेल में, अगर मैं यही अमाउंट आरएनए की उसमें ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में या पिकोग्राम्स में लेना चाहूँगा, ठीक है, तो आपके पास जो है वो आरएनए की अमाउंट एक यूकैरियोटिक सेल में दैट विल बी ग्रेटर देन दैट द अमाउंट ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल।
परसेंटेज की बात और है, वजन की या वैसे कंपोजिशन के लिहाज से अगर हम बात करें ग्राम्स में या पिकोग्राम्स में वजन लेने की, वो और बात। 2% सेल का वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स वगैरह, मेटाबोलाइट्स वगैरह, हार्मोन्स वगैरह होते हैं, ऐसे ही 2% मेम्ब्रेन सेल में, और सेम इनऑर्गेनिक साइंस की वजह से। तो ये परसेंटेजेस में अक्सर जो है वो क्वेश्चन आ जाते होते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स को जो है वो कन्फ्यूजन भी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जब इसमें परसेंटेजेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसको देख लो। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है जी, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं कौन कौन से हैं, किस तरह से हैं, और वो बनते कैसे हैं। मॉलिक्यूल्स कंपोजिशन की हम बात करेंगे। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े हैं, अपने मॉलिक्यूलर वेट में ज़्यादा हैं, साइज में बड़े हैं, वो पॉलीमर्स हैं। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे हैं, साइज में भी, मोलेकुलर वेट में भी कम है, और वो ज़्यादातर मोनोमर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये भी हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द पॉलीमर एंड मोनोमर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, मोनोमर हमारे पास एक यूनिट है, और पॉलीमर्स जो है वो उन यूनिट्स को मिल के बनने से बनने वाली एक बड़ी जो है वो स्ट्रक्चर है। मसलन मैं यहाँ पर आगे बात करूंगा कि स्टार्च है, दैट इज पॉलीमर, लेकिन इसमें मौजूद जो ग्लूकोज हैं दैट आर मोनोमर्स। ठीक है, दैट आर दी मोनोमर्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स मौजूद है एक तो, दूसरा इसमें हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, ये भी आपने कार्बन की प्रेजेंस के हवाले से मेनली बात करते हैं। वैसे अगर एक बात करूं जी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सिर्फ यही शर्त नहीं कि कार्बन हो, कई एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन भी है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे मैं कह देता हूँ जी कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें कार्बन तो है कार्बोनेट्स की सूरत में, दैट इज नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर, क्योंकि ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज हैं उसमें कार्बन का होना, कार्बन की कैटिनेशन का होना, कार्बन में कोवलेंट लिंकेजेस का होना, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के वाले से बात आ जाना। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारी चीजें मिल के कुछ 10 के करीब प्रॉपर्टीज आपने मैट्रिक में पढ़ी थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो खैर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये सारे तरह के जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आएंगे, हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमें छोटी यूनिट्स भी मिलेंगी, मोनोमर्स, और बड़ी यूनिट्स भी मिलेंगे, पॉलीमर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें मोनोमर और पॉलीमर के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, एक ईंट हमारे पास मोनोमर है, और उस ईंटों से बना हुआ मकान वो एक पॉलीमर। ठीक है, जो छोटी सब यूनिट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो मोनोमर्स हैं, और उनके मिलने से, और वो मिलेंगे कैसे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, जैसे मैंने आपको बताया दो अमाइनो एसिड है वो आपस में मिलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, पेप्टाइड बॉन्ड दरमियान में बनेगा, दो जुड़ गए। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शंस के नतीजे में मोनोमर्स जुड़ के मिल के कोवलेंट लिंकेजेस बना के क्या करते हैं, पॉलीमर्स को बनाते हैं। और पॉलीमर्स को जब हमने तोड़ना होगा तो फिर वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, पॉलीमर्स टूटते हैं और पानी को यूज करते हुए वो मोनोमर्स बनाते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसको अगर हमें तोड़ना है तो वो उसको तोड़ने के लिए हमें मेनली एक्वस मीडिया की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी, और एंजाइम उसकी मदद से क्या करेंगे, वहां पर जो है वो उन पॉलीमर्स को जो है वो तोड़ेंगे, मोनोमर्स के अंदर हाइड्रोलिसिस होगी। तो मोनोमर्स कंडेंसेशन के नतीजे में पॉलीमर्स को बनाते हैं, और जो पॉलीमर्स हैं वो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में मोनोमर्स को बनाते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वो छोटा सा कॉन्सेप्ट मोनोमर का और पॉलीमर का। तो मोनोमर ये देखिए एक यूनिट है आपके पास, ठीक है, और पॉलीमर्स जो है वो ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो उन्हीं मोनोमर्स के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए दो मोनोमर्स आपस में मिल के, ठीक है, किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करवा के पॉलीमर्स बनवा रही हैं, लिंक बन रहा है। ठीक है, और इसी तरह से एक पॉलीमर किस तरह से जो है वो टूट के मोनोमर का जो है वो बना रहा है, पानी जो है वो उस बॉन्ड को वहाँ पर
ऐड होके तो एक पॉलीमर जो है, एक पॉलीमर जो है वो मोनोमर्स में जो है वो, तो खैर मैंने पहले बता दिया कि मोनोमर्स जॉइन बाय कंडेंसेशन और पॉलीमर जो है वो हाइड्रोलाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब हम हमारा जो मेन टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। पानी क्या चीज, मीडियम ऑफ लाइफ, पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा यही कंसेप्ट है, कंफर्म है, तमाम जानदार पानी से पैदा किए गए। साइंटिफिकली भी हम यही कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म 90% उसमें पानी है। ठीक है, तो पानी के हवाले से जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते चले जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज को भी आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि जो पानी है, ठीक है, दैट इज द मीडियम ऑफ लाइफ, मीडियम ऑफ लाइफ है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, अभी मैंने बात की थी 70% है, 65% से लेके 89% तक है। एवरेज वही निकाले तो वही 70% के राउंड अबाउट है। ये जो अमाउंट है मिनिमम से मैक्सिमम जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो दी हुई है। और फिर एक ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है, सेल टू सेल वेरी करता है। ठीक है, मसलन मैं यहाँ पर जब बात करूँ कि जो बोन सेल्स हैं उनके अंदर 20% वाटर है, लेकिन जो ब्रेन सेल हैं उनमें 85% वाटर है। ठीक है, लेकिन एक चीज कंफर्म है, दैट इज ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस ऑफ अ सेल अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एक्वस मीडिया में। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में भी पानी की जरूरत है, फोटोसिंथेसिस का भी रॉ मटेरियल है, एक एक करके रिएक्शन गिने तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो इसीलिए मैंने एक सिंपल सी बात कि जितने भी सेल में रिएक्शन हो रहे हैं उनके लिए पानी की जरूरत है, क्योंकि एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हैं, एंजाइम वर्क इन एक्वस मीडिया। ठीक है, और एंजाइम्स को प्रॉपर काम करने के लिए एक्वस मीडिया की जरूरत है, और सेल के अंदर सारे काम ही एंजाइम्स की मदद से हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब पानी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट बनाती हैं लाइफ के लिए, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उसमें जैसे इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो सबसे पहले इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इसकी हीट कैपेसिटी है, इसकी आयनाइजेशन है, इसकी प्रोटेक्शन है। ठीक है, ये मुख्तलिफ हम पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। और इसमें अगर हम बात करें तो चूंकि ये आयनाइज भी होता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों तरह के बनाता है। ठीक है, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसके वाले से बात करें, वो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी को बहुत कम ना होने के बराबर, लेस, इनसॉल्युबल। ठीक है, और जो पोलर सब्सटेंसेस होंगे, नॉन आयनिक सब्सटेंसेस विद चार्ज ग्रुप, या कोई भी आपके पास जो है वो पोलैरिटी वाली जो है वो आयन, जो भी आयनिक सब्सटेंसेस, वो सारे आसानी से हल हो जाएंगे। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मतलब अगर आपको याद हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने बताया था कि लिपिड बाइलेयर जो है और उसके दरमियान में पानी, और पानी जो है वो लिपिड्स को आपस में इस तरह से मर्ज भी नहीं होने देता। ठीक है, और इस तरह से आसानी से वहां पर जो है वो क्या करता है, मेम्ब्रेन की शेप को मेंटेन करने में मदद देता है। एंजाइम्स एक्वस मीडिया में काम करते, सारे रिएक्शंस एक्वस मीडिया के अंदर होते हैं। ठीक है, तो पानी की तो एक ये प्रॉपर्टी है कि ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड्स डिसॉल्व होते हैं। पानी की जो हीट कैपेसिटी है, ठीक है, दैट इज अबाउट 1। और ये जो हीट कैपेसिटी है, ये है क्या बेसिकली, ये मिनिमम अमाउंट है कैलोरीज में, यानी कि ये मैंने जो 1 लिखा है दैट इज इन कैलोरी। ठीक है, तो ये मिनिमम अमाउंट है। ठीक है, ये वो अमाउंट है जो कि रिक्वायर्ड है 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। यूजुअली हम ये 15 से 16 लेते हैं, लेकिन ये कोई भी हो सकता है। असल चीज ये है कि 1 ग्राम आपके पास पानी हो और उसका आपने जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। तो इस इंक्रीज के लिए आपको जितनी हीट कैलोरीज में रिक्वायर्ड है, दैट विल बी दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और ये पानी की जो हीट कैपेसिटी है वो 1 है, और ये निस्बतन ज़्यादा है दूसरे अपने कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके निस्बत। रीज़न क्या है कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, मतलब एक तो मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेस मौजूद है,
और फिर मालिक्यूल्स के दरमियान में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद है, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से भी लिंक है, ठीक है। तो इसको जो है वो हमें क्या करना होगा, फिर टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बॉन्ड्स के अंदर चूंकि ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो पानी फिर क्या करता है, ज़्यादा टेम्परेचर जज़ब करके थोड़ा थर्मल वेरिएशन लेकर आता है। मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ आपको, शदीद गर्मी में भी जो तालाब है या नहर है उसका पानी ठंडा लगेगा। और रीज़न क्या है उसके ठंडा होने की, रीज़न एक ही है कि वो जो पानी है ना उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर है ये, वो अपने अंदर बॉन्ड्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी जो है वो जज़ब कर रहा है बगैर अपने थर्मल वेरिएशन लाए हुए। तो ये टेम्परेचर वेरिएशन को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर है। इसकी वजह से बाहर इतनी गर्मी होने के बावजूद हमारे सेल्स में टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, ठीक है। फिर ये वेपराइज भी होता है और मिनिमम अमाउंट जो कैलोरीज के जो नंबर है जो आपको रिक्वायर्ड है 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपोरेट करने के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दैट इज 574 कैलोरीज पर ग्राम। ये अक्सर कैलोरीज पर ग्राम, किलो कैलोरीज पर ग्राम, किलो कैलोरीज पर किलोग्राम एंड कैलोरीज पर किलोग्राम, ये आपके पास मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन जो है वो आ जाती हैं। तो ये ऑप्शन आपने अक्सर नोट ऑब्जर्व करनी है, 574 किलो कैलोरीज पर केजी या कैलोरीज पर ग्राम। वेपोराइजेशन, कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग, और वो कूलिंग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बड़ा रोल प्ले करता है। आपके पास 1 लीटर पानी है, फर्ज कर लें उसे एक लीटर पानी का दर्जा आ रहा है आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस, उस 1 लीटर में से सिर्फ 2 ml एवेपोरेट हो जाता है, तो बाकी जो 998 ml बचेगा ना उसका दर्जा हरारत 29 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 ml जो है वो पानी एवेपोरेट हुआ है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया, इतनी कूलिंग है। तो इस कूलिंग इफेक्ट आप देखें, शदीद गर्मी में हमारे जो स्वेटिंग हो रही है और स्वेटिंग के नतीजे में कूलिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है इसकी वजह से जो कूलिंग इफेक्ट है वो भी टेम्परेचर को मेंटेन करने में रोल प्ले कर रहा है। फिर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन में हाइड्रोजन आयन भी बन रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन भी बन रहे हैं, POH भी, PH भी, ये स्टेबल इसकी जो है वो पानी की है। तो आयोनाइजेशन का एक जो बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि ये एक्वस मीडिया के अंदर मतलब इसमें अब आयनाइजेशन हुई तो ये एक आइडियल बन जाएगा मुख्तलिफ दूसरे आइंस को अपने साथ जब लगाना। 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे जो है अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पे दोनों आइंस की जो कंसंट्रेशन है यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की, दैट इज द सेम। सो इसकी पीएच भी उतनी है, इसकी पीओएच भी उतनी है, मीन कि ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस में। ये एक मेटाबोलाइट के तौर पर जो है ये काम करना शुरू कर देता है, ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर भी काम करता है, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट। फिर लुब्रिकेशन की सूरत में ये प्रोटेक्शन दे रहा है, आईज में जो टीयर्स हैं वो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड है पेरिकार्डियम में वो हार्ट को प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड है प्यूरा मेम्ब्रेन में भरा हुआ वो हमें जो है वो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, आइज को टीयर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटेक्शन दे रहा है हमें मुख्तलिफ तरह की इंजरी से, ट्रॉमा से, ये जो है वो हमें प्रोटेक्ट भी कर रहा है। और इवन ये इंसुलेशन के तौर पर भी रोल प्ले करता है। लेकिन बर्फ़ की सूरत में आप देखें, जैसे पोलर बियर की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इतने लो टेम्परेचर पे रह रहा है और वो क्या करता है कि उस बर्फ की केव्स बना लेता है और वो बर्फ उसके लिए इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। उन केव्स के अंदर का टेम्परेचर कम होता है, बाहर टेम्परेचर जो है वो सॉरी अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा मेंटेन हो जाता है, बाहर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो खैर ये प्रोटेक्शन के तौर पर भी इसका रोल आ गया, हमने डिस्कस किया। इसका जो है वो हमने आयोनाइजेशन में भी रोल डिस्कस किया, हीट कैपेसिटी की बात कर ली, वेपराइजेशन की बात कर ली, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज की बात कर ली। ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो वाटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सेल के लिए। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की।
कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेटेड कार्बन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स। अब हम इसमें वन बाय वन जो है वो बात कर लेते हैं कि इसके लिटरल मीनिंग क्या है, इसके अंदर फार्मूलाज क्या है। तो हम डायरेक्ट उस पर जाते हैं एमटेक पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके फार्मूला में अक्सर कंफ्यूजन आ जाती है स्टूडेंट, ठीक है। देखें, CxH2O, दैट इज जनरली फार्मूला ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें जो वैल्यू है एक्स और वाई की, ये बराबर होगी किसमें, मोनोसैकेराइड में, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स में जितने कार्बन है उसके साथ उतना ही पानी है। अगर हम बात कर लेंगे डाइसैकेराइड्स की, तो उसमें मोनोसैकेराइड कार्बन की निस्बत पानी एक कम होता है, ट्राइसैकेराइड में दो पानी कम होते हैं। अब ये CxH2O, X is equal to Y in monosaccharides and will not equal to Y in di and polysaccharides, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू सेम होंगी किसके अंदर, मोनोसैकेराइड्स के अंदर, लेकिन सेम नहीं होंगी डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ये एक चीज होती है। दूसरा, हाइड्रेटेड कार्बन है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो है वो मेनली बनते हैं, सैकराइड सैकरॉन शुगर से है, ठीक है। मेनली ये प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के, वो मेन चीजें। एक चीज कंफर्म है, एल्डिहाइड और कीटोन से ही ये बने हुए हैं, या दूसरे लफ्जों में अगर हम इनको तोड़ेंगे, इनकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो ये लाजमी तौर पर ये एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे, एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे, ठीक हो गया ये पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में तीन तरह के आपके पास एलिमेंट्स आते हैं। तीन तरह के कौन कौन से हैं जी, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। किस रेशियो में है, जितने कार्बन है मैंने भी बात की, तकरीबन उतनी ही रेशियो में उसके साथ पानी है, और ये सिर्फ मोनोसैकेराइड्स में है, बाकियों में मैंने भी बात कर दी वेरिएशन। तो कार्बन वाटर की रेशियो 1:1 है, कार्बन जितने कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल है, कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो तक 1:2 है। जितने कार्बन है ऑक्सीजन भी उतने हैं, और हाइड्रोजन जो है वो अगर 2 है तो ऑक्सीजन उसके साथ 1 है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स की, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की रेशियो आ गई, और ये रेशियो जनरली ये जो मैंने आपके सामने दी है ये मोनोसैकेराइड्स की है। तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स क्या है जी, मोनोसैकेराइड्स नाम से ज़ाहिर हो रहा है, मोनो सिंगल सैकरॉन शुगर, एक शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी आप फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकते, ठीक है। ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो सिंपलेस्ट है, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें जस्ट 3 से लेके 7 तक कार्बन एटम है। हाँ, कुछ वेरिएशंस भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। आपकी बुक में ये मेंशन है ट्रायोज टू हेप्टोसिस। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, याद करें ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में आपने ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये 3 कार्बन वाली शुगर ट्रायोसिस है, ठीक है। टेट्रोसिस रेयर, कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में ये, अच्छा हम बात कर रहे थे इसमें कि टेट्रोसिस जो है ये कुछ बैक्टीरिया में, जैसे एग्जांपल है एरिथ्रोज, ये टेट्रोज है। पेंटोज में राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है, राइबोलूज है, हेक्सोसिस में ग्लूकोज है। सबसे ज्यादा अबंडेंट हमारे पास पेंटोसिस और हेक्सोसिस है, सबसे ज्यादा सेल के अंदर। अच्छा खैर, उसके बाद हेप्टोसिस 7 कार्बन वाली, ये भी बहुत रेयर है,
ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में है, ये भी ग्लूकोएप्टोज इसके एग्जाम्पल है। एक ग्लूकोऑक्टोज भी है 8 कार्बन वाली। इवन आप अगर देखेंगे ना फेडरल की बुक में, तो आपको 8 कार्बन की शुगर्स के एग्जांपल्स भी है। अगर आप जो है वो बात करेंगे हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो उसमें जस्ट 7 तक की बात हुई है। ठीक है, अब ये रिथरोज हमारी इस बुक में नहीं है, लेकिन ए लेवल की बुक में भी मेंशन है, तो ए लेवल भी चूंकि आपके सिलेबस के साथ टच करता है, हमने वो टॉपिक्स लेने हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट्स आपने ए लेवल की बुक से भी पढ़ने हैं। वहाँ पर जो टेबल दिए हुए हैं उसमें मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपने वो एग्जांपल्स करनी है। ठीक है, तो तमाम की तमाम इसमें जो मोनोसेक्राइड्स में कार्बन होंगी, सब के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा स्वाय उस कार्बन के जो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप का जो है वो पार्ट है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो सिंपलेस्ट है, टेस्ट में बहुत ही मीठी है, मजीद हम उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे छोटी जो है वो इसमें हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये मोनोमर्स हैं। ठीक है, इसमें या एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, इसकी बेस पे ये दो ही किस्म की हैं, या एल्डो शुगर्स हैं या कीटो शुगर्स हैं। जैसे हम बात कर लें ग्लूकोज है तो ये एक एल्डो शुगर है, लेकिन फ्रुक्टोज है तो ये एक कीटो शुगर है। ठीक है, ये सुक्रोज की भी मैंने यहाँ एग्जांपल दी हुई है, लेकिन ये डाइसेक्राइड है। ठीक है, मैं मोनोसेक्राइड्स के वाले से बात कर लूँ तो वो एल्डो और कीटो शुगर जो है वो आपके पास जो है वो जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात आ गई। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप दोनों में से एक का होना जरूरी है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, जैसे ये देखें यहाँ पर ये CH और ये O और इधर कार्बन चेन, ठीक है, तो ये हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। सेम अगर हम बात करेंगे इधर दूसरी जानब, ठीक है, तो इधर जो है वो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप जो है वो मौजूद है। जैसे ये देख लें कि इस कार्बन के साथ इधर भी आपके पास अल्काइल ग्रुप जो मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर भी, तो ये देखिए ये कार्बन, इसके साथ ये ऑक्सीजन लगी, इधर भी ये अल्काइल ग्रुप मौजूद है और इधर भी ये आपके पास कार्बन चेन मौजूद है। सो ये कीटोनिक ग्रुप, तो ये कीटो शुगर, तो ये आपके सामने एक ग्लिसरल्डिहाइड है और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। ठीक है, तो ये एक एल्डो शुगर और एक कीटो शुगर की सूरत में आपके सामने जो है ये मौजूद। अब मजीद इसमें हम बात करें, ये शुगर्स चेन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम चेन फॉर्म की बात करें तो चेन फॉर्म में जो ये एग्जिस्ट कर रही हैं, आपके सामने ये जैसे दिखाया गया है, ये ग्लूकोज की जो है वो चेन दिखाई गई, ओपन चेन फॉर्म दिखाई गई, लेकिन ये लेस स्टेबल है। ये अपने आप को स्टेबिलिटी लाने के लिए रिंग फॉर्म में लेके आते हैं। तो जो शुगर्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, जब वो रिंग फॉर्म में आती हैं, ठीक है, आमतौर पर जो वो रिंग बना रही हैं, जो पेंटोजेज हैं वो हमारे पास जो है वो फ्यूरान्स यानी कि 4 कार्बन वाले रिंग बना रही है, और जो हेक्सोजीज हैं वो हमारे पास पायरॉन्स यानी कि 5 कार्बन वाले रिंग बना रही है। जैसे ये आपके सामने ये एक राइबोस दिखाई गई है, जिसमें हमारे पास टोटल 4 कार्बन रिंग के अंदर है और 5वीं कार्बन रिंग से बाहर। तो ये जो रिंग बन रहा है, 4 कार्बन वाला रिंग बन रहा है, ये एक फ्यूरॉन रिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब जो राइबोज है वो फ्यूरॉन्स बना रही है, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज द राइबोफ्यूरानोज। ठीक है, जिसमें कॉर्नर 5 है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर 5 है, लेकिन कार्बन 4 है, क्योंकि 5वें कार्बन पे ऑक्सीजन मौजूद है, 5वें कॉर्नर पे ऑक्सीजन मौजूद है, एक रिंग से ये बाहर है। ठीक है, सेम के हिसाब यहाँ पर भी देख लें, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ये हमारे पास जो रिंग बना रही है 6 कॉर्नर्ड रिंग बना रही है, 6 कॉर्नर्ड, 6 कोनों वाला, लेकिन 5 कार्बन, एक कार्बन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कार्बन है, छठी कार्बन रिंग से बाहर है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो ग्लूकोज है दैट इज फॉर्मिंग अ पायरॉन रिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोपायरानोज है। मतलब अब हम उसकी बात कर लेते हैं, फ्रुक्टोज की बात कर लेते हैं, फ्रुक्टोज में कार्बन तो 6 है, लेकिन फ्रुक्टोज जब रिंग बना रही है तो वो 4 कार्बन वाला रिंग बना रही है, उसमें दो कार्बन रिंग से बाहर है।
ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसमें ये चेन फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रही हैं मोनोसेकेराइड्स और रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रही हैं। इसके जो रिंग है वो पायरॉन रिंग भी हो सकते हैं और फ्यूरॉन रिंग भी हो सकते हैं। अब ये जो मोनोसेकेराइड्स है ना, मोनोसेकेराइड्स, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में है। ठीक है, जैसे हम बात करें ग्लूकोज, ये मुख्तलिफ फ्रूट्स में जब मौजूद है, ग्रेप्स में, फिग्स में, डेट्स में, सब में, और हमारे ब्लड के अंदर ये 0.08%, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 0.08% ग्लूकोज हमारे ब्लड का हिस्सा है। और 10 ग्राम के लिए आपकी बुक में लिखा हुआ है 71 717.6, तो मैंने यहाँ पर ये 1 ग्राम करके लिख दिया है। पर ग्राम 71.7 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसकी मदद से जो है वो हम फोटोसिंथेसिस के जरिए जो प्लांट्स हैं वो जो है वो ग्लूकोज को बनाते हैं। ठीक है, तो खैर ये हमारे पास जो है वो ग्लूकोज की इंपॉर्टेंस आ गई, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। ये जो है वो पॉलीसैकेराइड्स को बनाने के लिए, उनके लिए ये हमारे पास एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, ये आपकी बुक में वो फ्यूरॉन रिंग और पायरॉन रिंग की बात हुई हुई है, चेन फॉर्म की बात हुई हुई है। ठीक है, फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर आपको ओलिगोसैकेराइड्स में जो है वो मिलेगी, वहां पर जो है वो बनी हुई है। मोनोसैकेराइड्स में ये आपके पास जो, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था मोनोसैकेराइड्स। कल इंशाल्लाह हम जो है वो ओलिगोसैकेराइड से जो है वो बात स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो है वो एक 15 से 20 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो चलने लगा है। उसके लिए मैं आपको दोबारा भी एक लिंक सेंड करने लगा हूँ। वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा आपका, उसमें जो भी आपका कोई क्वेश्चन है वो आप डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक होगा वो यहाँ तक।